नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा पिछला चैप्टर जो था वो राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया और आज जो हमारा चैप्टर है वो है विधानमंडल। तो दोस्तों थोड़ा सा याद करिए, पीछे हमने आपको बताया था केंद्र स्तर पे हमने बताया था संसद। तो संसद में हमने कुछ भाग बताए थे आपको, जैसे कि राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसी प्रकार से राज्य में भी विधानमंडल की व्यवस्था की गई और विधानमंडल को भी 3 भागों में बांटा गया, राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। तो देखते हैं किस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल को 3 भागों में बांटा गया है, राज्यपाल, ठीक है, विधान सभा, फिर विधान परिषद। हमने देखा विधानमंडल को 3 भागों में बांटा। अब विधानमंडल की यदि बात करें तो आर्टिकल 168 में, और विधानसभा की बात की करें तो अनुच्छेद 170 में, और विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169 में। तो हमने देखा संपूर्ण विधानमंडल की बात करें तो आर्टिकल 168 में, और विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 170 में, और विधानसभा परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन मिलता है। और हमने राज्यपाल को तो पढ़ा ही है, फिर भी देख लेते हैं आर्टिकल, इनके पद के बारे में जो है आर्टिकल 152 में दिया गया है, 152 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनसे जुड़े हुए हमने पढ़े थे, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 161 तक। तो अगर आप वो वीडियो ना देखे दोस्तों तो पीछे मैंने प्ले लिस्ट में वो वीडियो डाला है, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन कराया है। अगर आप 1-2 बार उसे देखते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में भी आएगा और जो कुछ भी उसमें मैंने बताया आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं विधानसभा, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा विधान परिषद। तो पहले हम आज विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विधानसभा। ध्यान देंगे दोस्तों, विधानसभा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विधानसभा। तो इसको किन नामों से जाना जाता है? विधानसभा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम देखेंगे इसे निम्न सदन, ठीक है दोस्तों, निम्न सदन, फिर अस्थाई सदन, फिर कहते हैं लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, ठीक है। इस प्रकार से हमने वहां पर भी देखा था दोस्तों कि केंद्र स्तर पे हमने लोकसभा आपको बताया था कि उसको भी कई नामों से जाना जाता है, तो उसको भी इन्हीं नामों से जाना गया था, निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का लोकप्रिय सदन। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे विधानसभा को राज्य स्तर में जाना जाता है इन कुछ नामों से। अब यदि हम आगे इसकी संरचना की बात करें, आगे हम बढ़ेंगे संरचना पे। यदि हम इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो जो विधानसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है राज्यों में, जो सीटों का कह सकते हैं आवंटन किया गया है, ठीक है, आवंटन किया गया है, वह जनसंख्या के, ठीक है दोस्तों, वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ध्यान देंगे, जो विधानसभा में सीटों का आवंटन किया गया है
अर्थात कह सकते बंटवारा किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो अब विधानसभा में ही नहीं कह सकते, सभी सदनों में सीटों का जो आवंटन किया गया है, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, सभी में जनसंख्या के ही आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। और इस जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, ये देखना आवश्यक है। इस जनगणना के आधार पर तो जनगणना 1971, ठीक है, 1971 की जनगणना आज तक फॉलो होती है। याद रखेंगे दोस्तों, अभी तक 1971 की जनगणना हमारे भारत में जो है अभी तक यहाँ सीटों के आवंटन के लिए फॉलो की जाती है। और ये कब तक की जाएगी, तो 84 अर्थात 84वां संविधान संशोधन आया कि 2026 तक, ठीक है, 2026 तक जो है सीटों में बदलाव नहीं किया जाएगा और जनसंख्या के आधार पर ही राज्यों में जो है सीटों का बंटवारा किया जाएगा। यह कह सकते हैं कि जनसंख्या के जितनी जनसंख्या है तो उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया, बंटवारा किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें जो है दोस्तों अधिकतम कितने सीटों की व्यवस्था की गई है, अधिकतम कितने सीट दिए जा सकते हैं राज्यों को। यदि हम अधिकतम की बात करें तो 500 से अधिक किसी भी राज्य में सीटें नहीं दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यदि न्यूनतम की बात करें तो 60 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य में। और यहाँ पर दोस्तों सभी राज्यों में तो हम जान सकते हैं कि जनसंख्या समान है नहीं, तो जनसंख्या समान नहीं है तो सीटें भी समान नहीं होंगी, तो सीटें कहीं ज्यादा हैं कहीं कम है, ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें यूपी, पूरे भारत में यदि हम बात करें, यूपी वह राज्य है जहां अधिकतम है 404 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं और अन्य राज्य में तो कम ज्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 वह राज्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 वह राज्य है गोवा, ठीक है, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। ध्यान देंगे दोस्तों, 3 वह राज्य है जहां पर अपवाद स्वरूप, ठीक है, अपवाद स्वरूप 60 से कम सीटें देखने को मिलती है। जैसे गोवा में देखें तो 40, मिजोरम में देखें तो 40 और सिक्किम में भी देखें तो 32। तो हमने देखा दोस्तों कि अपवाद स्वरूप यहाँ पे 60 से, अब हमारे संविधान में तो ये कहा गया है कि 2026 तक कम ज्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर गोवा, मिजोरम, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या आज भी कहें तो कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सीटें भी कम ही है, 40, 32 याद रखेंगे। गोवा, मिजो, सिक्किम, ट्रिक से गोवा, मिजो, सिक्किम याद भी रहेगा, 40, 32। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, संघ शासित प्रदेश भी हमारे भारत में, केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे भारत में है वे, वहां पर अगर बात की जाए तो ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, पहला दिल्ली और दूसरा पादुचेरी। ठीक है दोस्तों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विधानसभा की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पादुचेरी जहां पर विधानसभा मौजूद है। तो दिल्ली में यदि हम बात करें तो 70 और पादुचेरी में यदि हम बात करें तो 30। ठीक है, यहाँ पर 70, यहाँ पे 30। तो ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश है। इंपॉर्टेंट भी है कि एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि बताइए कि ऐसे
कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा मौजूद है, तो दिल्ली और पादुचेरी। ठीक है, याद रखेंगे। हमने देखा केंद्र शासित प्रदेश तक। अब हम बात करेंगे इनके चुनाव की। इनका चुनाव किस प्रकार से कराया जाता है। ठीक, या तो पहले हम देख लेते हैं कार्यकाल। यदि हम कार्यकाल देखें, ठीक है, कार्यकाल देखें तो कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का होता है, पर 5 वर्ष फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। तो वे 2 तरीकों से, या तो राज्य में मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लगने पर, और राष्ट्रपति शासन हमने बताया था आर्टिकल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, और उसके या तो फिर बहुमत, सरकार बहुमत खो दे, ये भी हो सकता है। बहुमत खो देने पर, यहाँ पर बहुमत खो देने पर 5 वर्ष से पहले भी क्या कहते हैं भंग किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि फिक्स नहीं है, 5 वर्ष फिक्स नहीं है, इसके पहले भी भंग हो सकता है इन 2 तरीकों से। या तो राष्ट्रपति शासन लग जाए तब भंग कर दिया जाएगा, और या तो बहुमत सरकार खो दे। चूंकि हम जानते हैं सरकार, अगर केंद्र स्तर की बात की जाए तो लोकसभा ऐसा सदन है जिसके माध्यम से सरकार बनती है, और यदि यहाँ पे राज्य स्तर पे बात की जाए तो विधानसभा एक ऐसा सदन है जिसके माध्यम से सरकार बनती है। तो यदि मान लीजिए सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है तो 5 वर्ष के पहले भी जो है भंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसका कार्यकाल देखा। चूंकि अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आगे कि क्या इनकी योग्यता होती है। और योग्यता की यदि हम बात करें, चुनाव लड़ने की योग्यता की बात करें, यदि हम योग्यता की बात करें तो हम योग्यता दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें इसलिए नहीं समझते कि हमने योग्यता सभी में वही थी जो भी सदन था। कुछ यहाँ पर यदि देखें बात, तो पहली चीज भारत के नागरिक हो, ये हर में हमने देखा सभी सदनों में भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, भारत के नागरिक हो। दूसरी चीज 25 वर्ष आयु पूरा हो। यहाँ पे एज ही थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एज कितनी होनी चाहिए, अधिकतम न्यूनतम। तो यहाँ पे 25 वर्ष आयु पूरा हो। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज वही पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। घोषित न हो। अब पागल या दिवालिया, तो पागल तो समझते ही है, दिवालिया समझ लेते हैं किसे कहते हैं। दिवालिया का मतलब होता है दोस्तों जैसे टैक्स वगैरह जो नहीं चुका पाते तो उनको सरकार के माध्यम से सरकार उन्हें दिवालिया घोषित कर देती है, तो यही होता है दिवालिया, इसको ध्यान देंगे। और 25 वर्ष आयु पूरा हो, मतलब 25 वर्ष से एज जो है कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष पूरा कर चुके हों और भारत के नागरिक हों। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जन्म से नागरिक हो, जन्म के बाद मान लीजिए 10, 15, 20 साल बाद वे कहीं अमेरिका वगैरह किसी दूसरे देश में उनका जन्म होता है, फिर भारत में आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जन्म से नागरिकता हो, उसके बाद भी यदि उनके पास नागरिकता है तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आगे यदि बात करें चुनाव, किस प्रकार से इनका चुनाव होता है। चुनाव में यदि हम बात करें दोस्तों, चुनाव, तो चुनाव इनका पहली चीज तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा जनता द्वारा। तीसरा सार्वभौम मताधिकार द्वारा। ठीक है, ध्यान देंगे प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा और सार्वभौम मताधिकार द्वारा। तो प्रत्यक्ष रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि जिसमें जनता डायरेक्ट जाकर वोट दे, ठीक है, वोटिंग के माध्यम से उनका चुनाव हो और जनता जाके वहां पे वोट दे, तो वही होता है प्रत्यक्ष रूप से, वोटिंग माध्यम से
जनता द्वारा जनता जाएगी वोट देने। और सार्वभौम मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष एज जो है उनकी पूरी हो चुकी हो। यहाँ पे सार्वभौम का मतलब यही होता है 18 प्लस, ठीक है। 18 वर्ष से कम होंगे तो उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है हमारे भारत में, उन्हें 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, तभी उन्हें, उसी को कहते हैं सार्वभौम मताधिकार, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। यदि बात करें दोस्तों, यहाँ तक हमने इनकी चर्चा की, अब इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से आते हैं, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो हमने आपको बताया था केंद्र में कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जहां के सभापति, जिसके सभापति बाहर से आते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, तो उसके जो सभापति होते हैं, एक ऐसा सदन राज्यसभा सदन है जहां जिसके सभापति जो है बाहर से आते हैं। बाकी कोई ऐसा सदन नहीं है जिसके जो है अध्यक्ष या सभापति कह सकते हैं बाहर से आते हो। तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा की बात करते हैं, तो ये सदन के सदस्य ही इन्हें चुनकर भेजते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, ठीक है। पहले तो अध्यक्ष को चुनेंगे, फिर अध्यक्ष अपने तरफ से उपाध्यक्ष को चुन लेंगे कि हमारी सहायता के लिए उपाध्यक्ष की व्यवस्था की जाए, ठीक है। अब ये त्यागपत्र किसको देंगे, बात आती है कि मान लीजिए इन्हें त्यागपत्र देना पड़े, तो त्यागपत्र ये एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को। ये अपना त्यागपत्र इन्हें देंगे और ये अपना त्यागपत्र इन्हें देंगे, ओके। अब आगे बढ़ेंगे हम कुछ दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि चुनाव लड़ने या फिर सीटों के लिए कि आरक्षण की व्यवस्था क्या इसमें की गई है। तो दोस्तों आरक्षण में यदि हम देखें, आरक्षण की यदि बात करें दोस्तों, तो इसमें आरक्षण दो तरीकों से किया गया है। पहला तरीका SC/ST को लेकर, ठीक है, SC/ST को लेकर यहाँ पे आरक्षण करने को मिलता है कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी, मान लीजिए किसी राज्य में SC/ST की जनसंख्या अधिक है, तो वहां पे क्या कर दिया गया है कि वहां पे SC/ST के लिए सीटों की संख्या अधिक कर दी गई है। यही यहाँ पे पहला आरक्षण देखने को मिलता है। और दूसरे आरक्षण की बात करें तो एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल महोदय जी द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा। तो एंग्लो इंडियन हमको आपको हमने बताया भी है, आंग्ल भारतीय, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे एंग्लो इंडियन का मतलब आंग्ल भारतीय। वे भारतीय जो पहले उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थे, अर्थात कह सकते थे अंग्रेज विदेशी थे, अब उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी गई, तो वही कहलाते हैं आंग्ल भारतीय, ठीक। आरक्षण की व्यवस्था दो तरीकों से। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसमें जो होता है दोस्तों, यदि हम बात करें कार्य एवं शक्तियों की, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें कार्य एवं शक्ति की, कार्य एवं शक्ति की यदि बात करें यहाँ पे, तो इसका जो कार्य होता है बिल, क्या कह सकते हैं विधेयक, बिल या विधेयक पास करना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे शक्ति देखें तो कोई धन विधेयक पहले विधानसभा में पेश होगा, ध्यान देंगे दोस्तों, कोई धन विधेयक पहले विधानसभा में पेश होगा, उसके बाद विधानसभा में पेश होने के बाद इसे भेजा जाएगा विधान परिषद में, जिसे 14 दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप इसे पास करिए, नहीं ये स्वतः पास कर दिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, तीसरा चीज कि संपूर्ण मंत्री परिषद, ये शक्ति है संपूर्ण मंत्री परिषद। यदि दोस्तों पूछा जाए
कि जो संपूर्ण मंत्री परिषद है, हमने आपको बताया था मंत्री जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। तो जो संपूर्ण मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे देखेंगे कि संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये जो है विधानसभा के प्रति, इंपॉर्टेंट है, विधानसभा के प्रति, ठीक है। हमने देखा संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्यों कि ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो मंत्री होते हैं, जाहिर सी बात है कि मंत्री जो है जनता के वोटिंग के माध्यम से ही वे जीतते हैं तो मंत्री बनते हैं। तो जब वो जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, तो अधिक जो मंत्री बनेंगे वे विधानसभा से ही बनेंगे। क्योंकि विधानसभा जनता का प्रिय सदन है, तो जो प्रिय सदन जनता का है तो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। अब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है तो मान के चलिए जो भी जवाब वगैरह देंगे वो विधानसभा में ही देंगे। तो ये जान के चलिए कि मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट देखा कि कोई बिल विधेयक पास करना, धन विधेयक विधानसभा में पेश होगा, फिर मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब थोड़ी सी चीज यहाँ पे जानेंगे कि यदि मान लीजिए वो धन विधेयक नहीं, कोई अन्य विधेयक है, तो अन्य विधेयक जो होते हैं दोस्तों, कोई अन्य विधेयक होता है, मान लीजिए राज्यसभा में पहले पेश कर दिया गया, तो उनके पास 4 माह का समय दिया जाएगा। अब उनके पास ध्यान देंगे 4 माह का समय देंगे कि आप इस विधेयक को, कोई अन्य विधेयक को आप पास करिए, नहीं ये विधानसभा में भेजा जाएगा, उसके बाद वहां पे जो होगा पास किया जाएगा, फेल किया जाएगा, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उन्हें 4 माह का ही समय दिया जाता है कि आप इसे लागू करिए, अन्यथा ये विधानसभा में भेज दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे विधानसभा को संपूर्ण तरीके से अध्ययन किया। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपके एक छोटे से सपोर्ट से जो मेरा हौसला बढ़ेगा, उसके माध्यम से मैं आपको जो है नए नए चैप्टर लाता रहूंगा, जिससे कि आपके पढ़ाई में बदलाव हो और आपको आनंद के साथ पढ़ने की जो कहते हैं अनुभूति होती है ना, वो कुछ और ही होता है। तो दोस्तों प्लीज यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वो हमारा चैप्टर होगा विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।